Hi guys, I'm from Edu Eagles and today we are going to begin the chapter Federalism for class 10th Political Science Part 1. फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे एक कंट्री में टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरी होती है पावर स्टेट्स के पास। ठीक है, जो पावर सेंटर के पास होती है, सेंट्रल यानी कि जो यहाँ पे हमारी कंट्री में मोदी जी के पास गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री के लिए है, वो पूरी कंट्री के डिसीजंस लेते हैं फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट यानी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर। एक पावर होती है जो स्टेट्स के लिए होती है। ठीक है, there are two levels of government, one for the entire country, and that is usually responsible for the subjects of common interest. The other is a government at a level of provinces or states. Both enjoy the power independent of each other. मतलब दोनों में से कोई भी अपनी पावर एक दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता और साथ में इनकी अपनी अपनी पावर है जो ये इंजॉय करते हैं, कोई इंटरफेयर भी नहीं करता। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ थी, बेल्जियम में थी। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या फिर यूनिटरी का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हैं तो जो छोटी लेवल पे होती है जो स्टेट्स के लिए होती है दैट इज़ सबॉर्डिनेट टू द सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट का रूल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली द स्टेट इज़ आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल सिस्टम में ये नहीं होता। ठीक है, दोनों फेडरल सिस्टम में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एक्सक्यूज मी, देखो की फीचर्स में पहला फीचर है कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंटर पे जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर यहाँ पे एक नेशनल हाईवे हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, एक विद इन द स्टेट बनवाया स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, और एक जो विलेज की रोड बनवाई वहाँ की पंचायत, मान लेते हैं, तो एक जो सिटीज़न है वो तो तीनों पे ट्रैवल कर सकता है, किसी एक को रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं होगा वहाँ से जाना। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सारे सिटीजन्स को रूल करती है, लेकिन उनकी ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर कर स्पेसिफिकली मैंशनड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, पंचायत में या म्यूनिसिपल में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने अपना पावर है टू मेक लॉज। ठीक है, टू हाउ मेनी टैक्सेस दे वांट टू चार्ज, और वो अपने इंटरनली क्या रूल्स बनाना चाहते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता एक दूसरे के बीच में। ठीक है, द jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। जो बनाएगा और क्या क्या बनाएगा ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और ये गारंटी है कि हर जगह मतलब हर एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक पंचायत होगी, स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, the fundamental provisions of the constitution cannot be need to really change by one level of government। एक level of government constitution के किसी भी रूल प्रोविजन अमेंडेंट को चेंज नहीं कर सकता अपने आप बैठकर। इसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का उनको मतलब कंसेंट चाहिए, या एक मीटिंग बिठानी है कि वहाँ पे सबके आइडियाज़ को कंसिडर किया जाए। ठीक है, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकें, और मतलब एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है इट एक्ट्स एज एन एम्पायर, जो इनके बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। ठीक है, ये भी एक मेंशन्ड है कि कितना कितना सोर्स ऑफ रेवेन्यू हर गवर्नमेंट लेगी और उसको कितना चाहिए ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्ट्रॉन्ग रख सके। ठीक है,
द फेडरल इसीलिए कहा जाता है कि जब हम फेडरल सिस्टम एक कंट्री में लाते हैं तो उसका डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। डुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पहले डुअल मतलब दो चीज़ें साथ में लाना, ठीक है। एक होता है पहले सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की यूनिटी को बचा के रखना। अगर सब अपना अपना सोचेंगे और इंटरफेयर करेंगे बीच में गवर्नमेंट में, तो क्या होगा, डिस्प्यूट से राइज होंगे और वॉर्स शुरू होती हैं। इससे कंट्रीज़ में डिसयूनिटी आती है, और जितनी यूनिटी आती है उतनी डेवलपमेंट होती है, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। Therefore, to expect the crucial for the institutional practice of federalism, government at different levels should agree to some rules of power sharing. इसका मतलब ये है, अगर ये सब मेंटेन करना है, रीजनल डाइवर्सिटी, यूनिटी सेफ गार्ड करना है इन सबको, तो वहाँ पे उन्हें कुछ स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट है उसको स्पेसिफिक रूल्स पे अग्री करना होगा जब उनकी पावर बटेगी तो, ठीक है। एक दूसरे पे ट्रस्ट भी रखना होगा। अगर ये एग्रीमेंट और ये ट्रस्ट साथ में चलें तब डेवलपमेंट इज़ मोर बेटर और यूनिटी आती है। अब यहाँ पे दो टाइप्स की फेडरेशंस होती हैं, ठीक है। एक फेडरेशन होती है होल्डिंग टुगेदर, एक होती है कमिंग टुगेदर। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में थी वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन थी। मतलब ये था कि जो बड़ी जो थोड़ी कंट्रीज थी या इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, ये लोग साथ आए, इन्होंने एक बड़ी बिगर यूनिट बना ली, ठीक है, फॉर सोवरेनिटी एंड आइडेंटिटी, ताकि ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकें। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, जब इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आती है फॉर सोवरेनिटी, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग भी होती है, इनके पास इक्वल पावर भी होती है, ठीक है। सेकेंड रूट में होता है कि जब एक पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट जो है उनके बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। इंडिया में स्पेन, बेल्जियम, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो तब उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो आगे रखा जाता है पहले, इसलिए ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब देखो, इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट बताया था, ठीक है, लेकिन उसने फेडरेशन मेंशन वहाँ पे नहीं था। लेकिन स्टिल जो भी इंडियन यूनियन थी वहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स थे वो फेडरलिज्म पे बेस्ड थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड, पहले उन्होंने 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट बोला था, ठीक है। एक तो यूनियन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। बाद में 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म ऐड किया था, दैट इज़ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। इनके पास भी स्पेशल पावर और स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब स्पेशली कोई लॉज बनाएगा, अपने टैक्सेस भी ये लोग खुद डिसाइड करते हैं और अपने इंटरनल रूल्स भी खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये लोग किन किन टॉपिक्स पे रूल बनाते हैं। 3 लिस्ट होती हैं हमारे पास। एक होती है यूनियन लिस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रूल्स बनाती है। डिफेंस ऑफ कंट्री, डिफेंस का मतलब होता है जो हमारी मिलिट्री। फॉरेन अफेयर्स, बाहर की कंट्री से लेना देना, जैसे ग्लोबलाइजेशन। बैंकिंग, जैसे कंट्री के आरबीआई के डिसीजन होते हैं। कम्युनिकेशन, हम बाहर की कंट्री से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे करेंगे उसमें बीच में, ठीक है। करेंसी, कंट्री में कौन सी करेंसी चलेगी वो डिसाइड करती है। इन सब पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द कंट्रोल गवर्नमेंट मेक्स इट। स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट जिसके ऊपर रूल बनाती है, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है। पुलिस हमारी एक स्पेसिफिक एरिया की जो होती है, माना जाए तो छोटे से एरिया को कवर करती है। ट्रेड हो गया, एक कंट्री स्टेट से दूसरी ट्रेड उसमें लेके जाना, जैसे हमने देखा है कि कभी कभी रोड्स पे देयर आर बिग ट्रक्स जिसमें खूब वो लेके जा रहे होते हैं क्रॉप्स वगैरह, उनको कहते हैं कॉमर्स एंड देन एग्रीकल्चर, ठीक है। इरिगेशन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट इन सब पे रूल्स बनाएगी कि कैसे कैसे कौन क्या फॉलो करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिसमें स्टेट और
सेंट्रल दोनों मिलकर लॉज बनाती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट के रिलेटेड हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिजेस हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन सब पे ये दोनों बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इन दोनों में बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं तो जो सेंटर लॉ बनाएगा वो उसको पहले रखा जाएगा। इन दोनों के अलावा मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और भी तो सब्जेक्ट आगे आएगा ना, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, तो उनको हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। और उस पर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अब ऐसी भी कुछ स्टेट्स होती हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें स्पेशल इसके पास अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे उनको लैंड बाय करना अलाउड नहीं था, ठीक है, हाउस बाय करना अलाउड नहीं था। कुछ सिमिलर प्रोविजंस ऐसे हमारी और अदर स्टेट्स में है। इन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफिक वो दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं इंडिया में जो उनको बहुत स्पेशल पावर दी गई है। एक तो वो बहुत छोटी हैं जो ताकि वो एक बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके और बड़ी स्टेट के साथ भी मर्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल हमारी दिल्ली है, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। बेसिकली इसके ऊपर सेंटर की कोई पावर नहीं होती है, कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं ताकि इन स्टेट्स को रन किया जाए, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ये इतने अभी हमने नोट में से इम्पॉर्टेंट सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।